गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 के लिए जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आदर्श प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स कंपल्सरी विषय का है। इस विषय के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 3 घंटा 15 मिनट समय देती है। विषय कोड आपका 110/210 है। इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको करना है। 15 लघु तरीय क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 30 में से 15 करना है, 30 क्वेश्चन है। और 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें से 4 क्वेश्चन करना है। अर्थात 138 क्वेश्चन में आपको करना है 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन अनिवार्य हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए इस ओर चलते हैं कि इसमें टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर आदर्श आंसर हो सकते हैं। तो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ये सब सावधानियां है जिसे पढ़ना चाहिए, पहले ही पढ़ लीजिए कि उस समय पढ़ने की जरूरत न पड़े। यहां दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। देखिए, संयुक्त संख्या क्या होती है? जिसका कम से कम 3 गुणज हो सके, गुणनखंड हो सके। जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब आपका संयुक्त संख्या कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। पाई क्या है? तो पाई देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन होगा? जो रूट में रहेगा। जैसे यहाँ पे किए कट गया 1/4, तो 1/4, 1 4 का वर्गमूल 2, तो ये नहीं होगा। 2/10 तो कटा दिए, तो 1/5 रूट में रह गया, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, तो यही हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर। क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा तो 1 परिमेय हो गया, और √2 मिल के 2 हो गया। तो आपका ऑप्शन जो होगा क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। इसके आगे है कि दो संख्याओं के लसा और मसा बराबर हो तो संख्याएं क्या हो सकती है। देखिए, जब लसा मसा दोनों बराबर हो जाए, लसा इजकल टू क्या हो जाएगा? मसा। ये दोनों संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर हो जाए तो दोनों संख्या भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तभी तो गुणा, क्योंकि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या। आप देख रहे हैं कि एलसीएम ये दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब है आंसर क्या हो गया? बी। आंसर जो हो गया बी। अब देखिए, ये 0.29 पर बार है, तो मतलब क्या 29 बटा में जिस पर बार है उस पर क्या हो जाएगा? 9। तो ये हो गया आपका 29/99। 29/99 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे है इसके बाद कि 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का मान होता है, cos 60 का मान होता है कितना? 1/2। तो इसका स्क्वायर है, तो 1/4। अब ऑप्शन देखेंगे कि क्या 1/4 दे रहा है? तो हाँ दे रहा है। कौन? सी। तो आंसर आपका हो गया सी। आगे है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए, शांत किसका होगा? जिसका नीचे वाला पार्ट जो है 2 के क्यू और 5, 2 दूनी 4, 8 5 40, 2 और 5 के रूप में होगा, वो शांत होगा। अन्यथा क्या होगा? अशांत। तो ये 2 और 5 के रूप में है, तो ये क्या होगा? शांत होगा। इसमें क्या है? 3 और 7 है, तो 7 आ गया, 3 आ गया, तो शांत नहीं होगा। 196 का मतलब क्या हो गया? 2 के पावर 2 और 7 के पावर 2, तो 7 आ गया, तो ये भी अशांत हो जाएगा। और 121 का मतलब 11 11, तो क्या होना चाहिए? 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, जो कि कौन है? ए है। इसलिए इसका शांत जो होगा वो क्या होगा? ए होगा। शांत कौन होगा? ए होगा। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर
8। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो अशांत कौन होगा? जिसके अंत में 2 और 5, हर में 2 और 5 छोड़ के कोई और संख्या आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2 के पावर 3 है तो ये शांत होगा। ये क्या होगा? शांत होगा। यहाँ 15 देखिए 3 और 5 है, लेकिन 3 जो है 6 से कट गया तो केवल क्या बच गया? 5। आप जानते हैं कि 2 और 5 रहेगा तो क्या होगा? शांत होगा। तो ये भी क्या हो गया? शांत हो गया। तो 19/512, 512 का मतलब 2 के पावर 9, यानी 2 रहेगा तो भी क्या होगा? शांत होगा। तब क्या होगा? 343, 7 के पावर 3 अशांत होगा। यानी आपका आंसर अशांत चाहिए था तो डी आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 400 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, देखिए 400 यदि है यहाँ पे तो 5 से अगर ले जाते हैं तो 8 पचे 40, फिर 5 से ले जाते हैं तो 16 पचे 80। 5 कितना आया? 2 आया। 5 कितना आया? 2 आया। यानी इसका घात, 5 का घात कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 का घात जो है कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लेके आगे बढ़ते रहिए या फिर रोक रोक के उतारते रहिए। दे रहा है क्वेश्चन क्या? 130 गुने 15 प्लस 8 का मौसा 130 और 15 का मौसा जो है वो एक्स वाई के मौसा के बराबर है। देखिए ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं इससे उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि 130 और 15 कट के 10, तो फिर 15 10 से डिवाइड होगा तो 5, यानी इसका मौसा आ जाएगा कितना? 5। तो ये एक्स और वाई ऐसा संख्या है जिसका मौसा क्या होना चाहिए? 5। अब देखेंगे कि 15 10 के मौसा 5 हो जाएगा, 8 10 का मौसा 2 होगा तो ये नहीं होगा, ये भी 1 होगा तो ये भी नहीं होगा, 130 8 तो ये भी 2 होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन हो गया? बी, ए। आंसर कौन हो गया? ए। 125 का परिमेय कार्य गुणक, देखिए 125 का मतलब क्या होता है? 5 गुने 5 गुने 5। अब क्या करेंगे कि 5 2 ठो से 1 निकल गया, तब एक रूट 5 बच गया तो इसको रूट हटाने के लिए रूट 5 से गुना करेंगे। इसका मतलब हमारा आंसर परिमेय कार्य गुणक क्या हो गया? रूट 5, जो इसे रूट से बाहर कर दे। अब इसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है जिसका HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाता है? सअभाज्य संख्याएं होती है। तो 9 16 का HCF कितना होगा? तो 9 और 16 का HCF हो जाएगा आपका कितना? 1। 21 84 का हो सकता है 21, इसका HCF क्या हो जाएगा? 13, और इसका HCF हो गया 5। इसका मतलब क्या होगा? सअभाज्य संख्या कौन होगा? 9 16, क्योंकि इसका HCF कितना है? HCF इसका 1 है। अब इसके बाद है क्वेश्चन, रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए अगर रैखिक बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1। रैखिक में होता है 1। त्रिघात कहेगा तो होगा 3, द्विघात कहेगा तो क्या होगा? 2। तो ये तीनों में से बारी बारी से पूछते रहता है कि द्विघात में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहिएगा 2 होगी, त्रिघात में 3 होगी और रैखिक में 1 होती है। रैखिक का घात कितना होता है? 1। अब देखिए बहुपद x - 1 का शून्यक हुआ जो इसे शून्य कर दे, तो x माइनस उधर गया तो क्या आ गया? प्लस। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? x = क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक एक है -4 और दूसरा कितना है? 7। एक है -4 और दूसरा है 7, तो द्विघात बहुपद कितना होगा? तो देखिए बहुपद का शून्यक दिया है, द्विघात बहुपद होला x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस क्या है? अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? -4, और बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 7 इंटू एक्स प्लस -4 इंटू 7 कितना हो गया? x² -3x, ज्यादा में से कम घटेगा, फिर -28। तो आपका ऑप्शन जो है ये कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन,
कि एक द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी शून्यकों का योग दिया है कितना बाबू 5 और गुणनफल दिया है कितना 6। तो पूछ रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बहुपदों का योग, शून्यकों का योग शून्यकों की संख्या गुणा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर आपका हो जाएगा कितना, इसके जगह पर हो गया आपका हो जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस हो गया कितना, इसके जगह पर क्या हो जाएगा 6, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो कि उत्तर कौन सही है, उत्तर आपका जो है वो बी सही है। अब इसके बाद यहां पे है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए, c का वैल्यू है 8 और a का वैल्यू कितना है 1, तो 8/1 इजकल टू क्या हो गया 8, तो यही हो गया आपका आंसर। अब आगे है बहुपद एफ एक्स इजकल टू इतना में f माइनस 1, एक्स का वैल्यू क्या रखना है -1 का मान क्या होगा, तो यही भर दीजिए -1 के स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 2 कितना हो गया माइनस के स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस ये हो गया +7 और +2, 7 2 9 3 12, आपका आंसर जो है वो 12 सही हो जाएगा। आंसर कौन सही हो जाएगा 12 सही हो जाएगा। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन 19, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 शून्य कहेगा इसे 0 करने वाला, तो माइनस इधर गया तो क्या हो गया प्लस, x बराबर √3 यानी x का वैल्यू क्या आ गया +-3, एक +3 आ जाएगा रूट और एक -√3 आ जाएगा, तो यही हो गया आपका क्या आंसर। आगे दे रहा है निम्न में से कौन इतना और इतना का हल हो सकता है, देखिए डायरेक्ट इसमें भर दीजिए, x का मान 6 भर दिए, y का मान 6, कभी 0 नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। x का मान अगर 2 भरते हैं तो 6 दूनी 12 और ये हो गया 6 दूनी 12, तो 0 आ गया। अब इसमें देखते हैं 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12, 20 12 32, इसका मतलब आंसर कौन हो गया बी, आंसर जो है वो क्या हो गया बी हो गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर, यदि बहुत रेखाएं इतना और इतना समानांतर रेखा हो तो P का मान, देखिए समानांतर तब होता है जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 और बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2, मतलब 4/12 बराबर होगा P बटा में कितना के 9 के, तो देखिए तो चरती है 12 क्रॉस क्रॉस कट गया 3 से, तो P इक्वल टू आपका आंसर का आ गया 3, तो ऑप्शन में 3 किसका है बी में है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपका बी हो जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन, दे रहा समीकरण x + 2y बराबर 3 और 5x + ky, 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल तब होता है जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, यानी तीनों टर्म कंडीशन अगर बराबर होता है तब होता है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि क्या दे रहा है, देखिए तो ये पस्ती आए 15, ये देखिए तो 5 × 9 5, इसका मतलब इसमें 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, तो k इक्वल टू का आ गया 10, के बराबर क्या हो गया 10, सीधा सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है जिसका सबसे ज्यादा घात कितना होगा 2, तो उसे द्विघात कहेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें x स्क्वायर तो होगा लेकिन x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो ये द्विघात नहीं है। इसमें देखिए क्या होगा 2 में x स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर और ये भी 2x स्क्वायर, तो इससे ही कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ये 2x स्क्वायर x स्क्वायर, लेकिन इसके साथ जब गुना होगा तो 2x क्यों हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, यही हो गया आंसर। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 24, द्विघात समीकरण px स्क्वायर ध्यान दीजिएगा प्लस qx प्लस r बराबर 0, इसी प्रारूप में है कि मूल क्या होंगे, तो मूल होता है क्या
मूल होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है d का मान बटा 2a। तो इसी जगह पर सारा भर दीजिए, जहां b है वहां पे क्या है q है, तो q भर दिए, प्लस जहां b है वजह q के स्क्वायर कर दिए, 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, a के जगह पर p और c के जगह पर क्या है r है, तो 4pr बटा में 2a, तो a की जगह पर क्या है p है। तो देखिए कौन हो जाएगा, प्लस माइनस में होता है, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो गया। आगे फिर है क्वेश्चन, निम्न द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा। देखिए मूलों की प्रकृति निर्भर करता है d पर, तो d का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो गया 36 माइनस 24 इक्वल टू 12 मीन्स प्लस में, तो प्लस में वास्तविक होगा किंतु बराबर नहीं होगा, बराबर 0 होता है तब होता है, इसका मतलब वास्तविक और असमान हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद है बाबू कि 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग। आप जानते हैं कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी के जगह पर है माइनस 18 और बटा ए की जगह पर 3 है, 36 18, तो आंसर आपका क्या हो गया 6। आगे दे रहा है क्वेश्चन 26 के बाद 27, यानी द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। देखिए जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो सी बाई ए होता है, ये व्युत्क्रम होगा, एगो ए है तो दूसरा 1 बाई ए होगा, बराबर सी का वैल्यू सी है और ए का वैल्यू ए है, दोनों कट के 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सी बराबर ए, यानी ऑप्शन आपका कौन सही है, बी सही है, जो सी बराबर ए के बराबर है। अब आगे है समानांतर श्रेणी इतना 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 का 15वां पद क्या होगा। देखिए 15वां पद का मतलब क्या होता है, ए प्लस 14d, ए प्लस 14d, तो ए का वैल्यू आपका कितना है 1/2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 14 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है, आधा आधा बढ़ रहा है, 7 दूनी 14, 7 पूर्णांक 1/2, इसको हम लोग 15/2 भी लिख सकते हैं, 15/2 यानी बी आंसर हो गया आपका। आगे 28 के बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 29, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, यही सामने दिख गया, यही हो गया। आगे फिर है क्वेश्चन नंबर, समान अंतर पर समानांतर श्रेणियां होती है। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, पहला पद क्या है 9 है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या है 9, तो a बराबर हो गया कितना 9 और सार्वंतर कितना दिया है d, तो इसका प्रथम 12 पदों का योग n बराबर क्या पढ़े हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या पढ़े हैं d। मतलब ये पढ़े हैं कि n का वैल्यू यदि मेरे पास कितना हो रहा है, n का वैल्यू अगर 12 हो रहा है तो 12/2, 2 गुने a का वैल्यू कितना दे रहा है 9 प्लस 12-1 इंटू डी का वैल्यू है -3, इसका मतलब ये हो गया 6, ये 9 दूनी 18, 12 में से 11, 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 33 में से 18 घटेगा तो 15 6 गुने -15, मतलब 15 छक्का 90, आंसर में जो -90 दे रहा है वही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन दे रहा है कि समानांतर श्रेणी 17 34 और 51, 17 34 और 51 का कौन सा पद 170 है। तो देखिए ये 17, ये 34, 17 × 51, देखिए तो 17 का पहाड़ा है, 17 17 दूनी 34, 17 × 51, तो 17 दहा 170, यही हो गया आंसर। आगे समानांतर श्रेणी 51 48 45 में 6 कौन पद है, तो a बराबर यहाँ पे क्या दिया है 51, d बराबर कितना कितना घट रहा है -3, n बराबर दे दिया 6, आप जानते हैं n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो गया 6, a का वैल्यू कितना है बाबू 51
प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3 बराबर 6। अब देखिए n माइनस 1 बराबर 6 प्लस 51 होने के लिए तो क्या होगी -51 बटा -3, यानी 51 में तो 45 माइनस से कट गया 15 3 45 -1 उधर गया तो +1, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 16। n का वैल्यू जो है कितना आ गया आपका 16 आ गया। आगे दे रहा है फिर 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी, तो 25 सम संख्या और 25 ही विषम संख्या, टोटल 50 हो जाती है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री। AB बराबर √15 cm, AB बराबर का है √15 cm और BC बराबर का दिया है 1 cm। तो AC बराबर कितना है 4 cm, तो tan A का मान ज्ञात करें। एक और ये AC कितना दिया है 4, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधा √15 बटा 1, √15 बटा 1 हो गया। आगे फिर है क्वेश्चन 34 के बाद है cosec फाई बराबर के, cosec फाई बराबर के, तो कह रहा है cos फाई का मान। देखिए cosec फाई बराबर, तो cosec का उल्टा साइन होता है, sin फाई बराबर के है, तो sin फाई बराबर 1/k हो गया ना। अब क्या करेंगे cos फाई बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। चूंकि साइन फाई का वैल्यू आपके पास आ गया 1/k, इसका स्क्वायर हो गया तो हो गया कितना, दोनों का एलसीएम k², तो ऊपर हो गया k² -1। आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब होगा तो k² -1 और k² का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ऑप्शन कौन हो गया आपका बी सही हो गया। आगे देखिए इसके बाद क्वेश्चन है 36, क्या दे रहा है 1/sec थीटा, तो सेक का उल्टा होता है cos थीटा, तो इसका आंसर क्या हो गया cos थीटा ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा cos थीटा ही हो जाएगा। अब क्या जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि tan उसका इनवर्स होता है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। अब आगे है यहाँ पे कि यदि cos फाई का वैल्यू 1/2, तो cos कितना डिग्री का 1/2 होता है cos 60 डिग्री, माने फाई के वैल्यू कितना आ गया 60, तो cosec 60 यहाँ पे डायरेक्ट भर देंगे तो कितना होगा 2/√3। ऑप्शन आपका कौन सही है बी। अच्छा आप देख रहे हैं ज्यादातर बी ही सही होता है, बी ही सही हो रहा है। यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना है 45, इसका मतलब सेक 45 का मान √2 और इसका मान भी √2, तो दोनों मिलके क्या आ गया 2√2। आगे फिर क्वेश्चन है √3 tan A बराबर -3, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 tan A बराबर हो गया 3, माइनस उधर गया तो प्लस काट दिए √3 कितना का वैल्यू होता है 60 का, तो √3 60 डिग्री का वैल्यू, तो A का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब इसके बाद है बाबू 41, ऐसा क्वेश्चन जहां भी दिख जाए बाबू जिसका दोनों का योग 90 सेक कॉस सेक हो, साइन कॉस हो, टेन कॉट हो, तो इसका वैल्यू 1 के स्क्वायर क्या गया 1, तो आपका आंसर हो गया निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, cos 45 1/√2, tan cot 45 1 ऐसे भी ज्यादा है 1/√2 से, sin 0 डिग्री का मान तो 0 ही हो जाता है और cos 60 डिग्री का मान √3/2 माने 1.732 से आधा लगभग 75 पैसा के लमसम। तो सबसे बड़ा कौन हुआ cot 45, सबसे बड़ा कौन हुआ cot 45। अब इसके बाद है sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। अगला दे रहा है cos स्क्वायर थीटा -1, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ उलट दिया तो यहाँ उलट देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू है कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस होना चाहिए था, अगर माइनस है तो ये हो जाएगा क्या माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
और इंटू का हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं इसका वैल्यू 1 तो का हो गया -1। क्या हो गया -1। साइन अल्फा कॉट अल्फा, देखिए साइन अल्फा कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस अल्फा बटा में साइन अल्फा। साइन अल्फा से अल्फा खत्म तो आपके पास विकल्प क्या बच गया कॉस अल्फा। इस तरह से हम लोग को 50 क्वेश्चन बनाना था जिसमें 46 तक पहुंच चुके हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव जो है 100 है। ऐसे सारा ऑब्जेक्टिव आसानी से देखिए ताकि आपको पैटर्न का पता चले कि आप कैसे कैसे और क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाइएगा। हमें ऐसा एहसास है कि 4-5 सेट केवल मार लीजिएगा तो आपको पैटर्न का पता ही नहीं चलेगा बल्कि बेस्ड ऑन क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, जिससे आप आसानी से ऑब्जेक्टिव को समझ पाएंगे। थीटा इजकल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थीटा इजकल टू 12 25 60। अब यहाँ 3 कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3 और √3 के स्क्वायर जब हुआ तो रूट उड़ जाएगा तो 2 दूनी के 4। आंसर आपका कितना हो गया 4 हो गया। आगे दे रहा है 48 क्वेश्चन जो है वो दे रहा है कि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू 1 दिया है तो कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस कितना का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या दे रहा है, दे रहा है कि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू दे रहा है 1 और हमारे पास विकल्प क्या दे रहा है कॉस स्क्वायर x प्लस क्या दे रहा है cos 4x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन x इजकल टू क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें घुसते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा है वही x है और प्लस ये कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं क्या साइन x और इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x और इसका ऑलरेडी मान कितना दिया है 1 इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया 1। निम्नलिखित में कौन सा cosec 60 डिग्री का वैल्यू होगा। तो cosec 60 डिग्री जो वैल्यू होगा वो sec 30 डिग्री के बराबर होगा। दोनों का वैल्यू 2/√3 आता है। अब आगे है 49 के बाद आपके हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू है x और पूछ रहा है किसका वैल्यू। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कॉसेक थीटा प्लस अगर कॉट थीटा कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाता है 1/x। अब देखिए तो कॉट से कॉट कट गया तो 2 कॉसेक थीटा बराबर कितना आ गया x प्लस 1/x और कॉसेक थीटा जब आपसे कोई पूछ रहा है तो दोनों का लघुत्तम x स्क्वायर प्लस 1 और बटा में आ जाएगा 2। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है हाँ दिख रहा है तो सी हो गया आपका आंसर। आगे दे रहा है कि सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बराबर होता है 1 और प्लस 1 तो 1 प्लस 1 क्या आ गया यहां से यहां तक इसका वैल्यू 1 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 तो आपका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है मॉडरेट कर रहा है घुमा रहा है। कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो आपका आंसर हो गया कौन टेन थीटा। आगे दे रहा है बाबू कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री ये 30 है 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 है। देखिए जहां माइनस रहता तो 10 हो जाता प्लस कहेगा तो साइन हो जाएगा तो साइन 2 थीटा यानी 2 साइन कितना साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है साइन 60 √3/2 साइन 60 ऑप्शन ने दिया है। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबा एक 6 मीटर ऊंचा खंबा है कि छाया पृथ्वी पर कितना उन्नयन कोण कितना है थीटा तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। देखिए तो 2 से 3 कट गया √3 से √3 कट गया √3 कितना का होता है tan 60 डिग्री। इसका मतलब उन्नयन कोण कितना आया 60 डिग्री उन्नयन कोण कितना आ गया 60 डिग्री। आगे इसके आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे दे रहा है किसी मीनार की छाया 15 मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है और जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है तो इसका छाया की लंबाई कितना होगा। तो P/B 15 बटा में मान लीजिए x मान लीजिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 तो
तो ये कटेगा ना, कटेगा ना इससे, तो पस्ती है 15, तो आ जाएगा 5√3। कितना आ गया? 5√3। एक्स का वैल्यू आपका आ गया 5√3। अब आगे बढ़ा जाए तो आगे में क्या दे रहा है? निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? आप जवाब दीजिएगा, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब आगे बिंदु इतना इतना किस पाद? जब दोनों माइनस में हो तो तृतीय पाद हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे दोनों प्लस होती हैं, यहाँ एक माइनस एक प्लस होती है, यहाँ दोनों माइनस होती है, यहाँ एक प्लस एक माइनस होती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या दे रहा है? मूल बिंदु से बिंदु P इतना की दूरी क्या होगा? तो दूरी क्या होता है? अंडर रूट ओवर क्या होता है? अंडर रूट ओवर होता है x² प्लस y²। चूंकि x² का वैल्यू कितना दिया है? sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो 1 के स्क्वायर क्या होता है? 1। आपका 1 इकाई हो गया आंसर। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी आप जानते हैं d बराबर अंडर रूट ओवर क्या होता है? x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया? x1 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 2 के स्क्वायर, और ये 1 माइनस 5 यानी 5 माइनस 1 तो 4 के स्क्वायर, 2 दूनी के 4 प्लस 4 के 16 20। तो 20 का मतलब हो गया 2√5। कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 2√5 सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे फिर है क्वेश्चन 60, जो पहले आता था 60 में पहले 50 में 50 देना था, फिर 60 में 50 देना, अब कोरोना महाराज के कारण 100 में 50 देना है। कितना सहज आसान है। रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर जा सकता है? देखिए जब y 8 है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, जो दोनों प्लस होगा तो प्रथम चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये वाला हो जाएगा। आगे बिंदु इतना कि y अक्ष से लंबवत दूरी, देखिए y अक्ष से दूरी जो होती है वो क्या होती है? ये ऐसे बना दी, यहाँ पे बिंदु है तो यहाँ से इसका क्या दिया दे रहा है? x का वैल्यू 5 दिया है और y का वैल्यू कितना दिया है? 6। तो ध्यान दीजिए, अगर x अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो 6 होगा, y अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो क्या आएगा? 5। तो y अक्ष से दूरी पूछी तो x का वैल्यू मारेंगे, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का वैल्यू मारेंगे। समझ में आ गया? तो आ गया। आगे बढ़ते हैं। m और n को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के लिए दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 8 2 10 भागा 2 कितना आ गई? 5। 10 और 4 14 भागा 2 तो कितना? 12। 12 दूनी 24। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आगे फिर है क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का व्यास के छोरों का निर्देशांक कितना है? इतना और इतना है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, यानी देखिए अगर ये छोर है तो बीच वाला क्या है? मोर है? नहीं, बीच वाला यहाँ से है तो ये क्या है? मध्य बिंदु न हो गया। तो मध्य बिंदु का माने का दोनों जोड़ा 2 से भाग, 6 0 तो 0, 8 में 8 तो 0 तो 0 0। कहीं लौकता? तो लौकता से लौका है, हाँ लौका है। आगे दे है बिंदु 3 4 और इतना के मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो P का मान ज्ञात करें। देखिए जब मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो मूल बिंदु 0 0 हो गया, और यहाँ से समान दूरी पर है 3 और 4, और बगल में दे दिया P और 1। मूल बिंदु से दूरी सेम है तो P बराबर क्या होना चाहिए? PB, यानी P बराबर PB का मतलब हो गया कि P और PB दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो P 0 - 3 के होल स्क्वायर, और बगल में हो जाएगा कितना? 0 - 4 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 0 कह सकते हैं। 3 के 9 चौचौ के 16 9 25 के मतलब हो गया 5, और इधर चलेंगे तो क्या हो गया? P के स्क्वायर और प्लस क्या हो गया? 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या रूट से रूट उड़ा देते हैं,
पी स्क्वायर प्लस 1, तो पी स्क्वायर बराबर 5 प्लस है नहीं तो -1, तो 4। पी बराबर कितना आ गया हो, √4 के वर्गमूल कितना हो गया 2, प्लस माइनस 2 कह सकते हैं या 2 कह सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 2 दिया नहीं था। अब आगे बिंदु इतना और इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये क्या होता है, ये बंद होता है 1/2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3, x1 का वैल्यू कितना दिया है 0, तो ये पूरा कहानी का हो गया 0, प्लस क्या दे रहा है x2 का वैल्यू कितना दिया है 6, y3 माइनस y1 तो क्या हो गया -4 -8 कितना आ गया -12, और x3 का वैल्यू है -16, और बगल में हो जाएगा इसका क्या y1 माइनस y2, 12 में से 8 में 12 घटेगा -4, ऑप्शन क्या हुआ इसका हो गया फिर गणना कितना तो बरछक 72 आ सोरचौ के 64, 72 और 64 कितना आ गया बाबू, तो 64 4 2 6 आ 7 6 13, 136 माइनस का जो बाहर निकलेगा तो मॉड खत्म हो जाता है, 8 6 दूनी 12 8 दूनी 16, 68 दिखाई दे रहा है कहीं, 68 अगर नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि हम लोग गलत तो कहीं नहीं कर दिए। बरछक 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64, तो 72 और 64 दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, 72 और 64 मिल के दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना -72 प्लस 64, तो दोनों में से निकला तो कितना आ गया यहाँ पे -8 आ गया, और 8 जो होगा मॉड के बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होने के बाद ये क्या हो जाएगा 4, 1/2 कट गया 8 से, तो 4, तो इसका मतलब हो गया इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब आगे है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। तो y निर्देशांक में क्या होता है my2 प्लस ny1 बटा में होता है m प्लस n। अब यहाँ पे देखिए m का वैल्यू कितना दिया है 3 और n का वैल्यू 2, तो 3 इंटू 3 + 2 नीचे कर दिए 5, अब 3 इंटू क्या हो जाएगा my2 यहाँ से और ny1 तक का हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो गया प्लस 2 इंटू क्या हो गया -3, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 70 के 21 में 6 घटा 15 और 3 2 5 कट के कितना आ गया 3। इसका मतलब हो गया इसका निर्देशांक जो होगा वो डायरेक्टली यही दे दिया है 70 के 21 2 गुने 3, यानी ऑप्शन कौन है बी सही है। ऑप्शन जो है कौन सही है बी सही है। अब आगे देखिए यहाँ से करा त्रिभुज ABC में कोण ए और कोण सी का योग दे रहा है 120। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर मान लीजिए ए और सी मिलके 120 डिग्री दिया है तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बीच बीच में हमें पीछे चेक करना पड़ता है कि सही रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं तो क्या होता है लुप्त धुंधला टाइप का आ जा रहा है कभी कभी। ABC और DF में AB बटा D बराबर BC बटा FD, तो क्या कर रहा है देखिए ABC में है तो A कोण किसके इक्वल होगा, कोण A जो होगा वो D के इक्वल होगा। उसके बाद B जो होगा वो E के इक्वल होगा और C जो है वो किसके F के इक्वल होगा।
तो यहाँ ए डी के कह रहा है तो ठीक कह रहा है, बी ई के कह रहा है ये भी ठीक कर रहा है ना, और ए एफ के कह रहा है ए एफ के तो ये गलत कह रहा है, बी ई के ठीक है, बी डी के तो बी डी के नहीं होगा, गलत है। तो ये समरूप होंगे जब ऑप्शन आपका ए भी सही है और ऑप्शन आपका बी भी सही है, दोनों सही हो सकता है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर, यदि त्रिभुज बीसी समरूप है पी क्यू आर के, बीसी बटा क्यू आर 1/2 तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल हमेशा भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, 1/25 1 अनुपात का हो गया 25 हो गया, 1 अनुपात क्या हो गया 25। अब 70 के बाद एक भी क्वेश्चन कहाँ चले गए, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो गया आपका cot a। दी गई आकृति में डी समानांतर है बीसी, एडी बराबर का दिया है 5, बीडी बराबर दिया है 6, ए बराबर दिया है 8 और इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 5/6 बराबर होना चाहिए 8 में इसी के, तो देखिए तो क्या हो जाएगा 8 6 48, इसी बराबर हो जाएगा 48 में 5, 9 5 45 और फिर 3 30 6 5 30, 9.6 कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ यही हो गया आंसर। आगे फिर है 72 के बाद कौन 73 क्वेश्चन, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? इसे सबसे पहले कौन कहे थे? थेल्स प्रमेय के द्वारा थेल्स बोले थे कि समान होता है। आगे फिर है एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी, यहाँ से दो क्वेश्चन आता है कि एक बाह्य बिंदु से बाह्य वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2, और दोनों आपस में क्या होती है? बराबर। 2 ही खींची जा सकती है और दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आगे फिर है दी गई आकृति में पीए पीबी 2 स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि APO इक्वल टू 40। देखिए अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा? 40। OAB का मान पूछ रहा है, OAB। देखिए अगर ये 90 डिग्री हो गया, OAB पूछ रहा है, ये 90 डिग्री होगा। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं? 40 40 80 तो हई मिल के हो गया 100, और जब ये 100 हो गया तो ये दोनों मिल के 80 तो हई हो 40 हई हो 40, कहे कि एगो त्रिभुज बन गया ना। अब देखिए यहां से क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज 40 40, तो OAB पूछ रहा है तो 40 डिग्री, ऑप्शन आप मारिए हड़ाक से 40 डिग्री। आगे फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन 75 के बाद 76। दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है। QOR वृत्त का क्या दिखाई दे रहा है? व्यास दिखाई दे रहा है। तथा PQ बराबर PR है, PQ बराबर है PR, तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण की, तो क्लियर है। कोण PQR का मान पूछ रहा है, कोण PQR का मान। पहले देखिए ये 180 है तो इसका आधा ये 90 हो गया, तो भाई दोनों मिल के 90 होगा, तो हई अकेले 45 हई अकेले 45, आंसर मारिए 45 धड़ाक से एकदम। आगे फिर है क्वेश्चन कौन? क्वेश्चन है यदि O केंद्र वाले वृत्त पर AB और AC 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, जैसी कह रहा है वैसे कर देंगे। 2 स्पर्श रेखाएं AB और AC इस प्रकार है, स्पर्श रेखा है AC इस प्रकार है कि BOC बराबर कितना डिग्री? 110 डिग्री। तो COA का मान COA का मान पूछ रहा है, तो इसका आधा कर देंगे 55 डिग्री, का हो जाएगा 55 डिग्री। CAO ऐसा इसका मान, तो 110 है तो 70 होगा, और 70 होगा तो इसका आधा 35 हो गया, तो ये आंसर हो गया कितना? 35 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं 35 के बाद कहाँ पहुँचते हैं? 78 में। 78 में दे रहा है क्या? बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm है।
बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना cm है, 12 cm है, और केंद्र से टी की त्रिज्या कितना दे रहा है। देखिए बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, टी से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 है, और फिर क्या दे रहा है, केंद्र से टी की दूरी कितना है, 13 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, तो 5। आंसर क्या हो गया आपका, 5 हो जाएगा। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। ध्यान दीजिए ये पूरा क्वेश्चन अभी तक सामने नहीं आया है, तो देखिए कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, QPR 60 डिग्री है, QPR कितना है, 60 है, तो ये 120 हो जाएगा क्योंकि केंद्र पर बना कोण है। तो पूछ रहा है क्या, तो OQR का मान ज्ञात करें, OQR का मान ज्ञात करें। सिंपल है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, दोनों मिल के 60 होगा, तो ये 30, ये भी 30 डिग्री। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आगे फिर है क्वेश्चन 79 के बाद कौन आ जाएगा, 80। क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या दे रहा है, आंकड़ा इतना इतना का परिसर ज्ञात करें। आप जानते हैं परिसर के लिए क्या करना पड़ता है, परिसर के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या इसमें हमको दिख रहा है 84, अब इससे बड़ा नहीं है, और छोटी संख्या में हमको लगता है 15 से छोटा कोई नहीं है, तो इसका मतलब 84 से 15 घटा दिए तो जो आ गया वही इसका परिसर, रेंज समझ में आ गया। 1 2 3 n का समानांतर माध्य मने का कुल जोड़, तो कुल जोड़ क्या होता है, क्या हो जाएगा, समानांतर माध्य का मतलब होता है कुल जोड़ बटा होता ना संख्या, माध्य बराबर होता है ना, तो पहले प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और बाई क्या है, माध्य मने कुल जोग, n से n कट गया तो n प्लस 1 बाई क्या हो गया 2, ये हो गया आपका समानांतर माध्य। तो चलिए आगे बढ़िए, 81 से किधर जाते हैं, 82 की ओर। यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक गुने x, तो माध्य गुने माध्य, तो देखिए x का मान क्या होगा, तो x का मान आपका क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यिका। तो यहाँ पे क्या दिया, 3/2, 2/3, 1/3, यानी माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है बहुलक ही बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने क्या होता है, माध्य। तो यहाँ पे क्या बहुलक क्या कर रहा है, बहुलक सीधा सीधा है, x इसका छेड़छाड़ कर रहा है, 3 गुने माध्यिका भी ठीक है, ये इस पार ले गया, बहुलक बहुलक मतलब इसको इधर ले गया, तो ले गया तो क्या हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, 2 गुने माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, तो ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को देखे नहीं थे इसलिए हमें लग रहा था कि क्वेश्चन गलत दे दिया, इसलिए चेक आउट पे लगे हुए थे, नहीं तो 2 देख लिए होते तो मार दिया, हम जाने सब बटा में ही दिया है। इतना का बहुलक सबसे ज्यादा कौन आया, देखिए तो 12 एक बार, 2 बार, और 13 कितना बार आया, 1 2 3 बार, 11 2 बार, इसका मतलब 13 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो ज़्यादा बार आ जाए। यदि इतना इतना का माध्य कितना दिया है, 10 दिया है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए सब जोड़ देंगे, 9 7 16, 16 13 29, 29 15 44, 44 प्लस x बटा कितना है, 1 2 3 4 5 बराबर 10, तो तिरछा तिरछी गुना 10 5 50, तो 6 आंसर। आगे फिर है 84 के बाद कहाँ आ गया, 85। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम 1 होती है
और न्यूनतम 0 होती है, अधिकतम 1 और न्यूनतम 0 होती है। निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, जो 1 से बड़ा होगी वो नहीं होगी? तो 50% माने 50 बटा में 100, 0 पॉइंट कितना आ गया 1/2, 0.5, 1 रुपया से छोटा है, ये भी 1 रुपया से छोटा है, ये भी 1 रुपया से छोटा है, तो यही नहीं होगी, यही आंसर हो जाएगा। आगे, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता। 2 का गुणज क्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 3 गो है, तो 3/6 मतलब 1 बटा का आएगा 2, 1 बटा क्या हो जाएगा 2। 87 के बाद हम लोग कहाँ गए 88। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता यदि छाया निकाला जाता है, इसके लाल रंग होने की प्रायिकता। देखिए, ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? तो लाल रंग के पत्ते होते हैं 26 और काले रंग के होते हैं 26। 26/52 कट के कहा गया 1/2। इसका मतलब निष्कर्ष आपका ये सही है। आगे फिर है 88 के बाद 89। 89 दे रहा है, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 1 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो कम से कम 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो देखिए या तो 2 HH आ जाएगा, नहीं तो TT आ जाएगा, नहीं तो HT आएगा, नहीं तो TH आएगा, है ना। तो कम से कम 3 बार जरूर आएगा, तो 3/4 हो गया आंसर। आगे दे रहा है फिर 3 सिक्के को के उछाल में संभव परिणाम कितने आ सकते हैं? 3 सिक्के को उछालेंगे तो 2 के पावर 3 यानी 8 संभव परिणाम आ सकते हैं। 8 संभव परिणाम। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए 8 cm त्रिज्या के वृत्त के अंदर वर्ग है, अंदर वर्ग है। 8 cm त्रिज्या, इसका त्रिज्या 8 है, तो ये 8 कितना हो गया 16, इसका विकर्ण हो गया ना। तो 16 विकर्ण हो गया, तो √2a विकर्ण होता है बराबर 16, तो a बराबर 16/√2 आ गया ना। तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर होता है, माने 16/√2 के स्क्वायर। 256 बटा में √2 का 2 128, 128 cm स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल। देखिए परिधि त्रिज्या और व्यास का अनुपात समान होता है, क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे। 6 के 16, 50 25, यही हो गया आपका आंसर। आगे है 52 के बाद 92 के बाद 93। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है तो इसकी भुजा क्या है? देखिए क्षेत्रफल देता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 9√3 दे रहा है। √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, तो ए बराबर कितना आ गया 6, ए बराबर 6। अब आगे है 93 के बाद 94। यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग R हो तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा, यानी R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर क्या होगा R1, क्योंकि पाई 2 से 2 कट जाएगा। अब आगे है फिर यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाती है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाएगी तो शंकु का आयतन। देखिए आयतन में क्या होगा, जब भी आयतन होगा तो क्यों होगा, तो क्या होगा 3 आई का है 3 गुने 3, तो तितरी के 9 नतियाँ 27 गुनी हो जाएगी, क्योंकि उसमें MQ। देखिए यह ध्यान रहिएगा, आयतन क्यू में लिखा जाता, तो 3 बार कर दिए, तितरी के 9 नतियाँ 27, ये हो गया आपका 27 गुना हो जाएगी। R त्रिज्या वाले अर्धगोला का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए R त्रिज्या वाला अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, 3πr² होता है। अब आगे है शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3π4r² प्लस r² प्लस r इंटू r, इसका मतलब हो जाएगा ये ए सही है। उस समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसका वैल्यू दे रहा है A18 और A14 का मान दिया है कितना 32। देखिए 18वां पद और 14वां पद का मान दिया है 32, मतलब A18 मान A प्लस 17D और A14 का मतलब हो गया A प्लस माइनस 13D बराबर दिया है 32। ए से कट गया, 17 में 13 घटा तो 4D बराबर 32, तो D बराबर 8। D बराबर कितना हो जाएगा बाबू 8। गोला का व्यास 42 है तो त्रिज्या कितना हो गया 21,
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 21 गुने 21, 70 के 21, चरतियाँ 12, चरतियाँ कितना 22 चौक, डायरेक्ट दे 22 चौक 88, 21 3 63, गुना कर देंगे 38 के 24, 24 किसी का 4 लास्ट में है, यहाँ 4 लास्ट में, इसका मतलब यही हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 cm है, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन के वक्र का सतह का क्षेत्रफल 264 cm है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 264, ऊंचाई दे रहा है 2 पाई आर इंटू ऊंचाई कितना दे रहा है 14 बराबर 264। तो देखिए तो क्या करें, इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप देखिए यहां से कटा देंगे तो 14 एकन्नम 14, इसको और डीपली बनाते हैं 264, तो पाई का मान ले लिए कितना, पाई का मान ले लिए 22/7, तो क्या हो गया 22 एकन्नम 22, 4 44, 22 दूनी 44, फिर कितना हो गया 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, आर फिर 2 से 3 दूनी 6, आर इक्वल टू कितना आ गया 3। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7, आर के मान 3 गुने 3 और ऊंचाई कितना है 14 है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 22 3 66 गुने 6, 6 का 36, 6 कहीं कहीं दिखाई दे रहा है तो 6 3 ठो में दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है उसमें भी, तो पूरा गुना करना पड़ेगा। 3 6 का 36 3 39, 396, 396। तो इस प्रकार से सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव थे, जो कि आपके नज़रों के सामने सॉल्व हो चुके हैं।